हेलो सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घरों में होंगे। और ये अच्छी बात भी है कि हम सभी को अपने घरों में ही रहना चाहिए और पूरी तरह से शासन और प्रशासन के कार्यों में मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम घर में ही रहेंगे तभी हम सुरक्षित अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने राष्ट्र को हम सुरक्षित कर पाएंगे। बच्चों, आज ये हमारी तीसरी वीडियो है जो हम आपके बेहतर के लिए, कि आपका नुकसान न हो, जो पढ़ाई बाधित है, ये कोशिश कर रहे हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों की पढ़ाई का ज़्यादा नुकसान न हो, कुछ तो उसकी भरपाई किया जा सके। इसी उद्देश्य से इस वीडियो को आज हम फिर बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, बैठे हैं और आशा करते हैं कि अगर आप थोड़ा सा समय देंगे और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ उससे मिलेगा। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग इस वीडियो को तो देखें ही, साथ में इस वीडियो से संबंधित जो प्रकरण है, जो टॉपिक है, उसको अपने बुक्स में ढूंढने का प्रयास करें और पढ़ने का प्रयास करें, तो शायद वह कॉन्सेप्ट आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आज का जो हमारा वीडियो होगा वो हेल्थ के ऊपर आज हम अपना वीडियो बनाने जा रहे हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा धन होता है इंसान का कि वो स्वस्थ कैसे रहें। शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध रहा है, हमेशा से ही बहुत गहरा संबंध रहा है। जब भी मानव जात पर कोई समस्या आई है तो उसको शिक्षा के माध्यम से ही दूर करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए आज हम सभी लोग स्वास्थ्य पर अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। आपके सिलेबस में भी है और पढ़ने में भी हम लोगों को मिलता है कि स्वास्थ्य क्या है, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, या हम किसे कहें कि किस व्यक्ति के बारे में कहें कि ये व्यक्ति स्वस्थ है या यह व्यक्ति हेल्थी है। हम लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति स्वस्थ है, ये व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। तो हमारे आसपास हम सभी लोग देखते हैं, कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, कोई व्यक्ति बहुत पतला है, कोई व्यक्ति बहुत लंबा है, कोई व्यक्ति बहुत छोटा है। तो अनेक तरह के व्यक्ति हमारे आसपास मिलते हैं। अब इसमें हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सा व्यक्ति इसमें स्वस्थ है और कौन सा व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। कैसे जाने, कैसे उनको पहचाने कि ये व्यक्ति स्वस्थ है कि स्वस्थ नहीं है। तो बच्चों, स्वस्थ की जो परिभाषा है, जो स्वस्थ का मतलब है, उसको कभी मोटे और पतले से, लंबे और छोटे से नहीं लगाना चाहिए। हम इस तरह से अनुभव कर सकते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं उसमें से जो लोग अपने कार्यों को बिना थके हुए, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ऐसे लोग जो बिना थके हुए अपने दैनिक जरूरतों के कार्यों को कर लेते हो, तो ऐसे व्यक्ति वो पूर्णतः स्वस्थ माने जाते हैं। चाहे वो व्यक्ति मोटा हो, चाहे वो व्यक्ति पतला हो, चाहे वो व्यक्ति लंबा हो, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो, जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के कार्यों को बिना थके हुए कर लेता है, ऐसे सभी व्यक्ति स्वस्थ कहलाते हैं, हेल्थी कहलाते हैं। अब अगर बहुत मोटा व्यक्ति है, वो 2 कदम चल नहीं पाता है, 2 जीने सीढ़ी चढ़ नहीं पाता है, चलता है तो उसकी सांस फूलने लगती है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, शरीर भी उसका बहुत मजबूत है, क्या उनको आप स्वस्थ कहेंगे? तो नहीं, वो बिल्कुल ऐसे व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, क्योंकि अपने वो दिनचर्या के कार्यों को वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। उसी तरह एक बहुत दुबला पतला व्यक्ति है, देखने में लगता है कि शायद ये तो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा मजबूत नहीं है, ये बार बार बीमार हो सकता था। लेकिन हो सकता है दुबला पतला व्यक्ति भी अपने दैनिक चीजों को, अपने दैनिक कार्यों को बहुत अच्छे से कर पाता हो,
तो अगर वो अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर लेता है तो इसका मतलब वो भी पूर्णतया स्वस्थ है। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य यही है कि वो व्यक्ति किसी भी तरह का हो, अगर वो अपने दैनिक जीवन के कार्यों को आसानी से या बिना थके हुए कर लेता है तो वो व्यक्ति पूर्णतया स्वस्थ माना जाता है। पेपर में अगर जब भी कभी लिखने के लिए आए तो आप उसमें 2 परिभाषाएं लिख सकते हैं। एक परिभाषा तो प्राचीन काल से बहुत विकसित परिभाषा है और वो अच्छी परिभाषा मानी जाती है। यूनान देश में एक दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पे परिभाषा है। वो कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी परिभाषा आधुनिक युग की परिभाषा है जो WHO के द्वारा जारी की गई है। WHO कहता है, पहले तो WHO के बारे में थोड़ा से जान लें कि WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन काम करती है और संपूर्ण विश्व में जहां कहीं पर कोई बड़ी महामारी आती है तो वह संपूर्ण विश्व के मानव को उस महामारी से बचाने के लिए उन देशों की सरकार के साथ या यूनेस्को के साथ मिलके यूनिसेफ के साथ मिलके या उस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलके, रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलके उस देश में जहां पर महामारी फैली होती है वहां पर मानव जाति को बचाने का कार्य करती है और लोगों को वहां पर स्वस्थ करने का काम करती है। और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी और इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। इसके कुछ प्रादेशिक कार्यालय हैं जैसे अलेक्जेंड्रिया, कोपेनहेगन, मनीला, वाशिंगटन और भारत में नई दिल्ली में भी इसका एक प्रादेशिक कार्यालय है जो संपूर्ण विश्व में आई महामारी को दूर करने में आपस में सहयोग करते हुए ये मानवता को जीवित करने का कार्य करते हैं। इसने भी अपनी एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा दी है स्वास्थ्य के ऊपर और मेरा भी अपना ये मानना है कि इसकी परिभाषा शायद बहुत अच्छी है, उस परिभाषा को समझने की जरूरत है। तो WHO कहता है कि स्वास्थ्य की परिभाषा है अच्छा होने का मनोभाव। WHO कहता है अगर हम ये सोचते हैं, अपने आप में सोचते हैं कि शायद हम बहुत अच्छे हैं, हम स्वस्थ हैं, अपने आप में ये भाव पैदा होता है कि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा होने का मनोभाव, अपने आप में अच्छा होने का मनोभाव। अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, लेकिन अगर हमारे मन में ये विकार आ गया कि हम बीमार हैं, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, अरे हम तो 1 महीने से बीमार हैं, तो शायद निश्चित ही हम बीमार हो जाएंगे। तो बच्चों, हमेशा ये करना है कि हमको अपने आप को मजबूत रखना है और यही कहना है कि हम स्वस्थ हैं। जो WHO की बताई परिभाषा है कि हम अपने आप को हमेशा स्वस्थ महसूस करें, अच्छा मनोभाव कर रखें कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, यही स्वस्थ की परिभाषा है। और जब भी कभी आपको स्वस्थ के बारे में लिखने का मौका आए, लिखने का आप जब लिखें किसी पेपर में, तो ये 2 परिभाषा, एक अरस्तु की कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये लिखें, और दूसरी परिभाषा WHO की विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा लिखें, अच्छा होने का मनोभाव या अच्छा होने की मनोदशा ही स्वास्थ्य की सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है। अब हम आगे और अपने इस वीडियो को बढ़ाते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वस्थ रखने के लिए, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है और उन पोषक तत्वों को हम प्राप्त करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। वो पोषक तत्व ऐसे हैं, वो कहीं बाजार में तो मिलते नहीं हैं कि हम गए प्रोटीन खरीद लिए, विटामिन खरीद लिए, कार्बोहाइड्रेट खरीद लिए या वसा या खनिज लवण खरीद के खा लिए। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। ये सारी चीजें, जितने भी पोषक तत्व हैं,
चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो वसा हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो खनिज लवण हो, ये सारी चीजें हमें, ये सारे पोषक तत्व हमें अपने भोजन के माध्यम से ही मिलते रहते हैं। तो हमको अपने दैनिक जीवन में हमको एक संतुलित आहार लेना है, क्योंकि जितने भी पोषक तत्व हैं हमको वो सारे पोषक तत्व अपने भोजन के ही माध्यम से हम लोगों को मिलते रहते हैं। तो हमारा जो खान पान है वो नियमित होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। ऐसे ही संतुलित भोजन में जैसे दूध एक संतुलित आहार माना गया है। सभी लोगों को अपने भोजन में, अपने डाइट में दूध का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। दूध एक संतुलित आहार माना जाता है। चलिए अब अपने कुछ पोषक तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, रोगों से बचाते हैं। ऐसे पोषक तत्व हैं जैसे विटामिन, दूसरा है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण एवं जल। ये सभी पोषक तत्व मिलके हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। चलिए अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले विटामिन की। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, हमारे शारीरिक वृद्धि में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन की खोज फंक महोदय ने किया था, और जो ज्ञात विटामिन है अभी तक उसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इन सभी विटामिनों में विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन जो हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं और हमारे शरीर में ये लीवर के द्वारा संग्रहित कर लिए जाते हैं। जब हमारे शरीर में किसी विटामिन की अधिकता हो जाती है तो वो हमारे लीवर के द्वारा संग्रहित कर लिया जाता है, और हमारे बॉडी के जब किसी अंग में उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वहीं से उसकी पूर्ति की जाती है। जबकि बी और सी 2 विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और ये संग्रहित नहीं होते हैं, पेशाब के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। विटामिन्स का हमारे शरीर में महत्वपूर्ण योगदान है और इसकी कमी से बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं। तो हमको अपने भोजन में, नियमित भोजन में ताज़े फलों को, अंकुरित अनाज को और ताज़ी सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, हमारे त्वचा संबंधित विकार हो जाते हैं, हमारे बालों की चमक चली जाती है, तो ऐसे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। उसी तरह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B12 है। तो बी कॉम्प्लेक्स समूह में भी बहुत सारे विटामिन आते हैं जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। विटामिन बी के बारे में ये कहा जाता है कि ये प्राणदायिनी विटामिन होती हैं और जीवन के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराती हैं। विटामिन ए का निर्माण हमारी बॉडी में नहीं हो पाता है, उसके लिए हमें पूरी तरह से वनस्पतियों पर और पशुधन पर निर्भर रहना पड़ता है। इसको हमको बाहर से अपने भोजन के रूप में प्राप्त करना पड़ता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, दांतों व मसूड़ों में सूजन और खून आने लगता है, इससे हड्डियां भी हमारी कमज़ोर होती हैं। उसका सबसे अच्छा स्रोत नींबू माना जाता है, वो आंवला माना जाता है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। और नींबू और खट्टे फलों में भी खूब पाया जाता है, इसकी भी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो विटामिन सी की भी पूर्ति हमारे शरीर में होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी विटामिन की अभी तक खोज हुई है उसमें सबसे पहले जो खोज हुई थी वो विटामिन सी की ही खोज हुई थी, और विटामिन सी की खोज नाविकों के द्वारा हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि पुर्तगाल और स्पेन के लोग नाविक जब
लंबी यात्रा करके दूसरे देशों में जाते थे तो उनमें लोगों में विटामिन सी की कमी हो जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब 1498 में वास्को डिगामा, जो पुर्तगाल का निवासी था, भारत में आया था, भारत के कालीकट में पहुंचा था, एक लंबी यात्रा करने के बाद वो भारत में पहुंचा था और उसके पास ताज़े फलों और सब्जियों का अभाव हो गया था क्योंकि लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। तो उसमें जो ताज़े फलों का अभाव के कारण उसके बहुत सारे साथियों में विटामिन सी की कमी हो गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि विटामिन सी की खोज इन नाविकों के द्वारा ही की गई थी। सबसे पहले उन्हीं में इसके बारे में पता लगाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत है, इसलिए अपने भोजन में इसको भी सबमिट करना चाहिए। फिर अगला विटामिन डी है। विटामिन डी की कमी से भी बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें हमारी हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, अस्तभंगुर हो जाती हैं। तो विटामिन डी इसका सबसे अच्छा स्रोत है। सूर्य का प्रकाश, आप लोग देखा होगा कि एक माँ अपने नवजात शिशु को सर्दियों के मौसम में डाबर लाल तेल की मालिश या सरसों का तेल लगा के मालिश करके उसको धूप में लिटा देती है और वो धूप विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है। आजकल विटामिन D3 के बहुत सारे पाउडर्स भी आते हैं जिसको दूध के साथ पीने से हमारे शरीर में विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सूर्य का प्रकाश इसका एक अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता भी हो जाता है, लोग अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं दे पाते। दूसरा, खून की कमी हो जाती है, हमारे रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इससे हमारा जो रक्त है उसमें रक्त की जब कमी हो जाती है तो इससे हमको एनीमिया रोग हो जाता है। और अगला विटामिन के है। विटामिन के से अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो इससे चोट लगने पर रक्त जो है हमारा वो बंद नहीं होता है और इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसलिए भी ये भी महत्वपूर्ण है कि विटामिन के की भी पूर्ति हमारे शरीर में होनी चाहिए। उसके लिए हम टमाटर हैं, ताज़ी सब्जियां हैं, इन सब का इस्तेमाल अपने भोजन में हम कर सकते हैं। अब विटामिन के बाद अगला है प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोटीन को निर्माणकारी पदार्थ माना जाता है। एक ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा के बाद जो हमारे शरीर का घाव भरता है, चोट लगने के बाद जो हमारी डैमेज कोशिकाएं फिर से उनकी पूर्ति होती है। कहने का तात्पर्य, अगर चोट लगने के बाद अगर घाव की पूर्ति होती है तो उसको करने का कार्य प्रोटीन ही करता है। एक नवजात शिशु छोटे से बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब है उसमें प्रोटीन की वजह से ऐसा हुआ है और प्रोटीन पूरी तरह से शारीरिक विकास में भी मदद करता है और टूटे फूटे कोशिकाओं को फिर से ठीक करने का कार्य करता है। इसलिए प्रोटीन को निर्माणकारी माना गया है। अभी तक के ज्ञात सभी चीजों में जो प्रोटीन है उसका सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन को माना जाता है। मूंगफली है, सोयाबीन है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा माना जाता है। दाल है, चोकर युक्त आटा है, चावल है और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बादाम है, अखरोट है, अंगूर है, ऐसे चीजों का, और पनीर है, अंडा है, मांस है, ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। इन सबको भी अपने भोजन में हम लोगों को सम्मिलित करना चाहिए, इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसा ये भी माना जाता है कि अभी तक जो ज्ञात प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत वो सोयाबीन को ही माना गया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शैवाल में अब तक सबसे ज्यादा ज्ञात प्रोटीन शैवाल में पाई गई है, लेकिन अभी उसको हम भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन भविष्य में हम शैवाल को भोजन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, उससे भविष्य का भोजन भी कहा जाता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करता है और हमें सुबह से लेकर शाम तक जो विभिन्न प्रकार के हम कार्य करते हैं उसमें हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि श्वसन में, सांस लेने में, हमको जीवित रहने में भी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। और श्वसन के साथ साथ में पाचन में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को दो तरह से मिलता है, स्टार्च के रूप में और शर्करा के रूप में। जब हम
जब हमें कार्बोहाइड्रेट आलू और अनाज से प्राप्त होता है तो वो स्टार्च के रूप में, और जब फलों से, शहद से या गन्ने से या मिठाई से मिलता है तो हमें शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को प्राप्त होता है। अभी सबसे पहले जिस कार्बोहाइड्रेट की खोज की गई थी तो ग्लूकोज के रूप में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की खोज की गई थी। सैक्रीन भी एक कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, लेकिन इस समय इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। फ्रुक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है और कार्बोहाइड्रेट का भी हमारे शरीर में महत्वपूर्ण योगदान है, ये ऊर्जा देने का कार्य करती है। और जब कभी हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो हमें सुस्ती आना, आलस होना, दुर्बलता होना, शरीर का वजन कम होना, ये सब हो जाता है। इसके लिए भी हमको अपने भोजन में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो। जैसे मीठी चीज़ें भी खानी चाहिए, लेकिन अगर डायबिटीज़ है तो आप मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आलू है, केला है, ऐसी चीज़ें हमें अपने भोजन के रूप में लेना चाहिए जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती रहे। अगर कभी किसी कारणवश कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति भोजन के रूप में नहीं हो पाती है तो ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में जो वसा होती है, जो पहले से मौजूद होती है, उसको भी हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा, उससे हम कुछ प्राप्त करते हैं। अगला फिर हम लोग इसके बाद फिर वसा, अगला उसमें पोषक तत्व है, वो पोषक तत्व है वसा। सभी लोग जानते हैं वसा, फैट जिसको बोलते हैं फैट। फैट का कम होना भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, और ज़्यादा हो जाना तो नुकसानदायक है ही है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उससे बहुत सारे हमारे जो हृदय की नलियां हैं वो जाम हो जाती हैं, और कभी कभी हृदय घात भी हो जाता है, आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। तो वसा का कम होना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और ज़्यादा होना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सबसे अधिक उष्मा, ये सबसे अधिक ऊर्जा वसा में ही होती है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी उष्मा होती है। 1 ग्राम वसा अगर आप खाते हैं तो उसमें 9 ग्राम कैलोरी उसमें उष्मा होती है। और वसा में जब वसा की अधिकता हो जाती है, और वसा कहाँ मिलता है, कैसे मिलेगा, आप लोग सब जान ही रहे हैं कि वनस्पति तेल में खूब वसा पाया जाता है, घी में, डालडा में, इसमें खूब प्रचुर मात्रा में वसा पाया जाता है। अब वसा अगर बहुत ज़्यादा हो गया हमारे शरीर में तो इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का बहुत बढ़ जाता है, जिससे में उसको भी कम करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में मिलती हैं। ओमेगा 3 है जो मछली के तेल से बनाई जाती है, और धान के छिलके से या धान के छिलके के तेल से भी इसके बनाई जाती हैं दवाइयाँ कि वसा को कम किया जा सके। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वसा जो फैट है वो हमारे पोषक तत्वों में तो आती है, हमें ऊर्जा देती है, और वसा के द्वारा बहुत देर तक ऊर्जा हमारे शरीर में संचित रहती है, लेकिन इसकी अधिकता भी वो नुकसानदायक है। तो ध्यान ये भी रहे कि बहुत ज़्यादा वसा का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। अगला पोषक तत्व है जल। सभी लोग जानते हैं जल, और जल सीधे उसमें कुछ पोषण, उसमें पाचन का कुछ वैसा है नहीं, वो तो छोटे छोटे टुकड़ों में ऑलरेडी पहले से ही होता है ना। जैसे प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन और वसा का तो पाचन किया जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है ताकि वो पचने में आसानी हो जाए, इसीलिए हम दांतों से उसको खूब अच्छे से चबाते हैं। लेकिन जल तो ऐसे भी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में पहले से ही रहता है, तो वो उसको ज़्यादा पचाने में दिक्कत नहीं होती। हमारी जो कोशिकाएं हैं उसको सीधे उसको पचा लेती हैं, ले लेती हैं। तो जल भी हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रण करने में, या शरीर में पानी की पूर्ति हमें जल के माध्यम से ही होती है, और जो हमारा रक्त का निर्माण होता है उसमें भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला पोषक तत्व है खनिज लवण। खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खनिज लवण ये भी हमारे आहार के माध्यम से ही हमको मिलता है, सब्जियों में मिलता है, फलों में मिलता है,
सभी प्रकार के खानों की चीज़ों में मिलता है, सलाद में मिलता है। तो हमें अपने भोजन में सलाद का भी खूब अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। फलों को, सलाद को अच्छे से पहले धुलना चाहिए, उसको अच्छे से काटना चाहिए, काट के फिर उसको अपने भोजन में नियमित उसको सम्मिलित करना चाहिए। जैसे नमक भी एक खनिज लवण है जिसमें सोडियम भी होता है, सोडियम भी पाया जाता है, आयोडीन भी पाया जाता है, महत्वपूर्ण है। सब्जियों को काटते हैं तो उसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व, उसमें भी बहुत सारे खनिज होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में हमारी माएँ, हमारी बहनें जो खाना बनाती हैं तो रोटियां तवे पर बनाती हैं, और तवा जो होता है वो लोहे का होता है, और जब उस पर रोटी बनाई जाती है तो लोहे के पोषक तत्व उस रोटी में चले जाते हैं, और वो फिर रोटी खाने में भोजन के रूप में हमारे शरीर में जाता है, जिससे उससे भी बहुत सारे पोषक तत्व या खनिज मिलते रहते हैं हमारे शरीर को। सब्जियां काटते हैं तो सब्जियों के बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ उसके बारे में अच्छी समझ न होने के कारण कुछ चीज़ें उस पर हम गलत करते हैं। बहुत सारे लोग सब्जियों को काटने के बाद उसको धुलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों, आप लोगों को अपने घर में ये सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। अगर सब्जी को काटने के बाद उसको धुल दिया तो उसमें जो खनिज तत्व हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, फिर वो उसके खनिज तत्व हमारे शरीर को नहीं मिल पाते। इसलिए सब्जी को पहले से अच्छे से धुल लो, और धुलने के बाद उसको लोहे की चाकू से ही काटना चाहिए, ताकि उसमें भी लोहा समाहित हो जाता है, और फिर वो हमारे भोजन के रूप में हमारे शरीर में उस खनिज तत्व की हमें प्राप्ति हो जाती है। ये तो बच्चे हो गई खाने पीने की चीज़ें कि आहार में हम विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल और खनिज लवण का प्रयोग करके हम संतुलित भोजन लेके, संतुलित आहार लेके डेली हम बदल बदल के भोजन करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके साथ इसमें और भी कुछ कहना चाहते हैं कि और भी कुछ चीज़ें हैं जो भोजन से संबंधित नहीं हैं, उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उससे भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। उसमें पहला काम है योग। भारत प्राचीन काल से ही योग गुरु रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। हम सभी लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए नियमित अंतराल पर, नियमित और प्रत्येक दिन हमको कुछ व्यायाम करना चाहिए, कुछ योग करना चाहिए, जिससे भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात है कि हमको अच्छी तरह से रात में नींद भी लेना चाहिए। 7-8 घंटे हमें पर्याप्त रूप से सोना चाहिए अच्छी तरह से। अगर हम नहीं सोते हैं, रात में बहुत देर तक हम वीडियो देखते हैं, रात में बहुत देर तक टीवी देखते हैं, या रात में बहुत देर तक हम मोबाइल पर देखते रहते हैं, तो हमारी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिससे हमें चिड़चिड़ापन या तमाम तरह की समस्याएं हो जाती हैं, पाचन की भी समस्या हो सकती है। तो बच्चों, हमें पूरी तरह से रात में अच्छी तरह से नींद भी लेनी चाहिए, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगला ये है, साफ सफाई का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हमको आसपास अच्छे से अपने घरों में, अपने बिस्तर की, अपने शरीर की खूब अच्छे से साफ सफाई भी करनी चाहिए। खास करके हम अपने बिस्तर की खूब अच्छे से सफाई करें, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन का बहुत सारा समय अपने बिस्तर में भी गुजारते हैं। 8 से 10 घंटे हम अपने बिस्तर में रहते हैं। इसलिए जितना हमारे कपड़े साफ होने चाहिए, जितना हमारा शरीर साफ होना चाहिए, हमारे दांत, नाक, आँख, मुँह साफ होने चाहिए, उतने ही ज़्यादा हमारे बिस्तर भी साफ होने चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते वहाँ पर एक लंबा समय व्यतीत करते हैं। और खाने से पहले और शौच के बाद अपने हाथों को खूब अच्छे से साबुन से साफ करना चाहिए। अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही हम लोग स्वस्थ रहेंगे। मुझे ये कहने में ये बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ये सब आप लोग करते ही होंगे। अपने घरों में खाने से पहले या शौच के बाद अपने हाथों को खूब अच्छी तरह से साबुन से, अगर साबुन नहीं है तो राख से, राख नहीं है तो मिट्टी या बालू से अपने हाथों को खूब अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। अगर आप सभी उपरोक्त बताई गई बातों को ध्यान से सुनेंगे तो उसका अमल में लाएंगे और सारी चीज़ें करेंगे तो निश्चित ही आप स्वस्थ रहेंगे। बच्चों,
इससे संबंधित ये वीडियो को जो हमने बनाया है आपको कुछ बेहतर बताने का प्रयास किया है, लेकिन और बेहतर आपको समझने के लिए YouTube पर और भी लोगों के द्वारा बनाई गई वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, किताबों में, अपनी बुक्स में इसके बारे में ढूंढें, मोबाइल में गूगल करें, सर्च करें और देखें। जहाँ पर भी कोई चीज़ अच्छी मिले उसको अपने जीवन में ज़रूर उसका पालन करें, आप निश्चित ही स्वस्थ रहेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विनोद कुमार, आपका शिक्षक, सुभाष इंटर कॉलेज, नौगांव, जनपद कासगंज। जय हिंद।